कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर जो लाइट को दूसरी वेव से डिस्टिंग्विश करे, वो है बच्चों पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन बेसिकली किस चीज को एडवोकेट करता है? इट एडवोकेट्स अबाउट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। बाय ट्रांसवर्स आई मीन जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस हैं वो प्रोपेगेशन डायरेक्शन के 90 डिग्री हैं। अगर z डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रहा है तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया बच्चों ट्रांसवर्स नेचर। तो जैसे ट्रांसवर्स नेचर है तो दूसरा नेचर क्या होता है साउंड वेव्स में? फॉर एग्जांपल वो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है, जैसे ट्रांसवर्स का मतलब है अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है लाइट तो इसके 90 डिग्री में वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, 90 डिग्री में वाइब्रेशंस होंगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये तो हो गया ट्रांसवर्स नेचर। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स नेचर। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो जैसे साउंड वेव्स हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आपको जो मेरे और आपके बीच में जो एयर है उसके अंदर कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस बन रहे हैं, राइट? तो अगर मैं इसको इस तरह से दिखाता हूं, जैसे ये कंप्रेशन हो गया, इसके बाद रेयरफ्रैक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया, फिर रेयरफ्रैक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, फिर रेयरफ्रैक्शन। तो ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन। तो इस तरह से जो होता है इस तरह की वेव्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एंड साउंड वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ वेव्स विच आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो एग्जांपल है वो है साउंड वेव्स। और जो ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जांपल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर, मतलब लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है, इसकी वजह से ही पोलराइजेशन होता है। क्योंकि साउंड वेव्स में जो है ट्रांसवर्स नेचर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम पोलराइज नहीं कर सकते इसको। साउंड वेव्स आर नॉट पॉसिबल टू polarize in any manner. ओके, तो नाउ लेट अस गो। अगर आपको ये पोलराइजेशन वर्ड समझ में आ गया है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वर्ड सुना होगा कि आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन कर देते हो, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देता हूँ तो क्या होगा बच्चों? सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। तो उसको उस सेपरेशन ऑफ चार्ज को बोलते हैं पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से बात करेंगे जैसे कि जो 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 पोलराइजेशन है, जैसे इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो डायरेक्शन बेसिकली बताएगी आपको पोलराइजेशन की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा उसके अंदर और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज द ओनली थिंग विल बी टेलिंग यू अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चलो अब इसको थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं। एक चीज तो आपको ये पता चली कि ये सेपरेशन ऑफ चार्ज की तरह ही है जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वर्ड सुना हुआ है। तो इसमें पोलराइजेशन से मतलब है कि जो आपका जो टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पता लगाना है, वही आपको बता देगा कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या है। तो पोलराइजेशन को समझने से पहले हमें पोलराइजेशन का मतलब उसका जो अदर वे राउंड होता है, अनपोलराइज का मतलब क्या होता है, पोलराइज और अनपोलराइज का क्या मतलब होता है। जैसे आपको लाइट ये जो दिख रही है ना, इधर उधर से कहीं से भी लाइट आ रही है, वो सारी की सारी अनपोलराइज्ड लाइट है। मतलब उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है जिसके अंदर टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेंशन कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो ऐसा है नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो मतलब किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सारी डायरेक्शंस में ही है। ये अनपोलराइज्ड वर्ड की बात करें हम। अनपोलराइज्ड मतलब ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। सो दिस इज द डिपिक्शन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। देखो इसमें हम बता नहीं पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में एक्सप्लिसिटली इसकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन है, सभी डायरेक्शंस में है। तो ये क्या बन गया बच्चों, अनपोलराइज्ड लाइट। दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट।
अगर मैं कोई मेथड टेक्निक लगा के अगर किसी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को फिल्टर आउट कर लूं और बाकी सबको सप्रेस कर दूं तो उसको बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। अब देखो जैसे इसमें ये वाला बचा लूं, बाकी सबको एब्जॉर्व कर दूं, तो यहां मैं कुछ लगाऊंगा और सिर्फ ये मिलेगा मुझे, बाकी सारे वाइब्रेशंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो मैंने सप्रेस कर दिए हैं। वो मेथड्स की बात करेंगे कि क्या वो मेथड्स हैं इस जो बाकी फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं उनको सप्रेस करने के लिए। तो ये जो काम करता है उसका नाम है पोलराइजर, दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। एंड इसको बोलेंगे दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज पोलराइज्ड लाइट। देखो हमने बताया था ना कि जो टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ये टिप बन गई है एक किस्म से, जैसे हम ये बनाते हैं ना कि दिस इज द टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको बता रही है कि इस डायरेक्शन में, मतलब अगर ये एक्स वाई जेड में अगर बात करें तो वाई पोलराइजेशन है, दिस इज द वाई पोलराइजेशन। इज दिस क्लियर? ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिटिल मोर डिटेल्स अबाउट तो हमने बच्चों पोलराइजेशन समझा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टिप का मतलब समझा, और हम अब ट्रांसवर्स वर्ड से भी कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे ट्रांसवर्स नेचर इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन के एग्जिस्ट करने में। मतलब जैसे साउंड वेव में तो सारे वाइब्रेशंस हैं एक जेड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। तो हम कोई टेक्निक नहीं लगा पा सकते कि जिससे हम किसी एक वाइब्रेशन को फिल्टर कर सकें जो बता दे हमें कि ये पोलराइजेशन है। अब तक तो है नहीं, आगे फ्यूचर में हो जाए तो आई डोंट नो। ओके, सो वी आर बैक ऑन द मेथड्स। मेथड्स टू पोलराइज लाइट। सबसे पहले तो बच्चों एक मेथड है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली होता है जैसे कोई इंटरफेस होता है, ये एयर वाटर इंटरफेस है, एयर ग्लास इंटरफेस है, व्हाटएवर। तो लाइट इसके ऊपर जब शाइन होगी और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसके अंदर सिर्फ एक ही पोलराइजेशन एग्जिस्ट करेगा, एंड दिस इज हाउ वी कैन पोलराइज बाय रिफ्लेक्शन। मतलब जो अनपोलराइज लाइट है ना, जो बहुत सारे डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, इसमें से हमने एक पर्टिकुलर को ही निकालना है, बाकी सबको ब्लॉक करना है। तो हम उन मेथड्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं जिससे हम पोलराइजेशन को मतलब बना सकते हैं। जैसे लाइट यहाँ से आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। डॉट मैंने इसलिए लगा दिया कि ये सारे वाइब्रेशंस इसमें अवेलेबल हैं। अब ये इंटरफेस पे इज फॉर एग्जांपल दिस इज एयर, दिस इज वाटर। एयर वाटर इंटरफेस के ऊपर मैंने लाइट को शाइन किया है, तो क्या होगा, एक नॉर्मल बनाएंगे और यहां से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा। ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको पोलराइजेशन ट्रांसवर्स नेचर का, ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब समझ में आया है कि जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन नहीं हो सकते, उसके 90 डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो इस चीज को हम यूज करेंगे। जैसे इसमें क्या है, मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है, इसके तो दोनों ही 90 डिग्री पे है ना। देखो डॉट मैंने बनाया है आउट ऑफ द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट प्लेन, मतलब इन द इंसिडेंट प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइट। तो अब जैसे इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, तो क्या इसमें इस तरह का हो सकता, ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? ये अगर ऐसा हो गया तो उसी डायरेक्शन में लाइट चलेगी ना, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो गए जिस डायरेक्शन में लाइट एक्चुअली जा रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रांसवर्स नेचर के अपोजिट है, ये उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ट्रांसवर्स नेचर को। ट्रांसवर्स नेचर ये कहता है कि लाइट जो है उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस नहीं है, उसके 90 डायरेक्शन में वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं।
तो बच्चों इसके लिए क्या बना, डॉट्स, क्योंकि ये नहीं हो सकता तो ये नीचे तो जा सकता है, ये ऐसे आ सकता है। अच्छा नीचे तो ये भी आ सकता है ना, क्योंकि ये तो 90 है। तो देखो हमने अनपोलराइज लाइट को, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमें इस तरह से करना पड़ेगा। इसको हमने पोलराइज कर दिया बाय मेकिंग यूज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखा है, ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर से हमारा मतलब है कि उस डायरेक्शन में लाइट के वाइब्रेशंस नहीं हो सकते जिस डायरेक्शन में लाइट एक्चुअली प्रोपेगेट कर रही है। तो दिस इज द मेथड ऑफ फॉर पोलराइजिंग लाइट यूजिंग रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें एक चीज तो और देख सकते हो आप, जैसे थोड़ा मैथमेटिकल डिटेल्स हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। दिस इज स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, जो ये एंगल है आई, वही एंगल हो जाएगा आई। तो क्योंकि ये पोलराइजिंग एंगल है तो आई पी वर्ड यूज कर लेते हैं, आई पी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई बाय साइन आर, आई पी। और ये दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल आर, दिस इज एंगल एट विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड। तो हम ये स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। एक हमें ब्रेविस्टर्स लॉ भी पता है, म्यू इज इक्वल टू tan of IP, mu is equal to tangent of IP. This is called Brevister's law. तो इसको हम यूज कर सकते हैं साइन ऑफ IP अपॉन साइन ऑफ cos of IP. Cos can be written as 90 minus sin 90 minus IP. तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ आई पी अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस आई पी, ये लिख सकते हैं। ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, तो न्यूमरेटर भी सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होंगे। तो आर इक्वल टू 90 माइनस आई पी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई पी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं एक बात बता सकता हूँ कि जो ये एंगल आई पी प्लस आर ये बन गया 90, दिस प्लस दैट बन गया 90, ये पूरा 180 है तो ये क्या बन गया, दिस इज ऑल्सो 90। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी और जो ट्रांसमिटेड रिफ्रैक्टेड लाइट होगी उनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मतलब ये सारा मैथमेटिक्स हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो ब्रेविस्टर्स लॉ है ना, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ आई पी, ये हमें बताएगा कि किस एंगल पे पोलराइजेशन पॉसिबल है। सारे एंगल्स पे पॉसिबल नहीं है। तो बाय डिफाइनिंग, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन है वाटर का, फॉर एग्जांपल 1.33 अगर आप यूज करते हो, तो यू कैन फाइंड बाय टेकिंग tan इनवर्स ऑफ 1.33 you will find angle of polarizing IP nearly 59.4 डिग्री। So इस एंगल पे अगर आप लाइट को शाइन करोगे, दिस इज 59.4 डिग्री। इस एंगल पे अगर आप लाइट को शाइन करोगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपको पोलराइज दिखाई देगी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। एंड वी आर जस्टिफाइंग द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। हम सिर्फ इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है। Okay, we have another method to polarize light, polarization by scattering. So by polarization by scattering basically क्या होता है, ये कोई भी आप लिक्विड ले लो, इस पे आप लाइट को शाइन करोगे, अनपोलराइज लाइट को आप शाइन करोगे। तो जो अगर ये आपका z डायरेक्शन है तो x एंड y अगर मैं ऐसे बना दूं, तो अब मुझे ये बताओ कि जो दिस इज माई z डायरेक्शन, क्योंकि इससे आ रही है तो x बना ले, इसको नहीं, इसको y बना लेते हैं, इस पर x बना लेते हैं। तो इसमें क्या पॉसिबल है कि इसमें वही पॉसिबल है जो इसके 90 डिग्री होगा, ये वाला। इसमें क्या पॉसिबल है जो इसके 90 डिग्री होगा, ये वाला। तो देखो इसके अंदर तो सिर्फ ये वाला पोलराइजेशन आ पाया y डायरेक्शन में,
एक्स डायरेक्शन में ये वाला पोलराइजेशन आ पाया, बाकी सब गायब। तो मतलब जो 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 इफेक्ट है दिस इज कॉल्ड, मतलब हमने लाइट को शाइन किया किसी एक मटेरियल पे जिसके अंदर मतलब कोई लिक्विड मटेरियल हमारे पास, तो उसके अंदर कुछ जैसे जैसे वाटर है, वाटर के अंदर कुछ ड्रॉप हाइपो सोल्यूशन की हमने डाल दी हैं। तो जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो जो उसके एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और जो लाइट एमिट करेंगे वो उसी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की होगी जिसकी वो इनपुट है। और जो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, तो उस डायरेक्शन में जो हो रहा है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और हमने ट्रांसवर्स नेचर को यूज करके हमने बता दिया कि ये और ये वो डायरेक्शन बनेगी जिसके अंदर ये और ये पॉसिबल वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो दिस इज द मेथड ऑफ पोलराइजिंग लाइट बाय यूजिंग स्कैटरिंग मैकेनिज्म। सो वी आर डन विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। We have another effect, polarization by refraction, refraction और transmission। मतलब हम क्या करेंगे, कुछ इंडेक्स मटेरियल की ऐसे प्लेट्स ले लेंगे, बहुत सारी प्लेट्स हैं, डॉट मैंने इसलिए लगाया है। अब इसके ऊपर लाइट को शाइन करेंगे हम, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, हर इंटरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। ये तो स्नेल्स ने बताया ना, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। जब जब इंडेक्स चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो ये अनपोलराइज लाइट है, ये आ रही है इधर, ये किसी एंगल पे हमने ग्लास प्लेट्स लगा दी हैं, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ। तो अब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या इस डायरेक्शन में ये वाला लाइन जा सकता है? नहीं जा सकता ना, तो यहाँ मैं डॉट्स बना दूंगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको फिल्टर कर दिया ना कि ये वाला वाइब्रेशन आगे चला गया, और ये दोनों जा सकते हैं इधर, तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको 15 डिग्री और कुछ एंगल पे आप लगा सकते हो, जिससे आपको रिफ्लेक्शन इस तरह से मिलेगा कि ये वाला जो वर्टिकली अपवर्ड रेज गई हैं वो पोलराइज लाइट हैं, जिनके पोलराइजेशन इस तरह से हैं और कोई वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर ये वाला भी और ये वाला भी, तो दिस इज पार्शली पोलराइज्ड, दिस इज फुल्ली कंप्लीटली, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पार्शली कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ये पार्शली पोलराइज्ड है, पीपी लिख दिया हमने। तो पार्शली पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड, दिस इज द मेथड कॉल्ड रिफ्रैक्शन और द ट्रांसमिशन, जिसे हम अनपोलराइज्ड लाइट को हमने पोलराइज कर लिया है। एक और मेथड होता है बच्चों जिसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मतलब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमें पता है, और जो इसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो वाइब्रेशंस हैं इसका भी हमें पता है। तो हम एक ऐसा कुछ एब्जॉर्बर लगा दें जिससे हमें क्या हो, वो जो सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शंस हैं वो हो जाएं। मतलब अगर ये अनपोलराइज लाइट है, हम यहाँ पोलराइजर लगा दें, जैसे मैश ग्रेडी है, ये है, तो ये जब इससे पास होगी ना तो ये वाला वाइब्रेशन तो पास हो जाएगा, बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इधर से चला जाए, ये नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखो हमने इसको फिल्टर कर लिया बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस। तो ये क्या है, दिस मेथड इज कॉल्ड सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो पोलराइजर बेसिकली ये होता है जिसमें हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर पाए। तो हमने बच्चों रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म पढ़ा, रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पढ़ा, हमने सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन पढ़ा, हमने पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग भी पढ़ा। तो अब बात करते हैं एक फिनोमिना की, दैट इज कॉल्ड मेलस लॉ। कि मतलब हम पोलराइजर भी है हमारे पास, हमने क्लास में शो भी किया था आपको, आप नेक्स्ट क्लास में हम दिखा भी देंगे। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास ये पोलराइजर है, दिस इज अ पोलराइजर, और ये हमारा एनालाइजर है। हमारे पास एक पोलराइजर है, जैसे ये जो लाइन फिंगर्स अगर आपको दिख रही हैं तो दिस इज पोलराइजर एंड दिस इज एनालाइजर, ये एंगल है उनके बीच में, थीटा एंगल। तो जो पोलराइजेशन अवेलेबल है वो ये है, चेक हम इस एंगल पे कर रहे हैं। तो अगर ये ए एम्पलीट्यूड है इसका, तो आप वेक्टर सप्लीशन से आप लिख सकते हो दिस इज ए कोस थीटा,
और हमें जो दिखाई देता है वो क्या दिखता है, बेसिकली हमें इंटेंसिटी दिखाई देता है। इंटेंसिटी इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो बना a cos थीटा, इंटेंसिटी क्या बना a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इंटेंसिटी बिकम a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इंटेंसिटी। तो जब आप पोलराइजर को और एनालाइजर को रोटेट करोगे ऐसे, जब आप इस तरह से, अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर ये मेरे दोनों हैंड्स को मैंने ज्वाइन किया है, दिस इज द पोलराइजर, दिस इज एनालाइजर। पोलराइजर को मैंने फिक्स किया, एनालाइजर को मैं रोटेट कर रहा हूं। तो देखो आपको थोड़ा थोड़ा डार्क दिखना शुरू हो गया होगा, बिल्कुल ब्लॉक, फिर थोड़ा दिखना शुरू हुआ होगा, यस फिर से दिख गया। तो ये बेसिकली एंगल है, और एंगल का रिलेशनशिप आया इंटेंसिटी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इसको प्लॉट करोगे, दिस इज थीटा एंगल, दिस इज इंटेंसिटी, तो ये कोस स्क्वायर कर्व बन जाएगा। जीरो पे मैक्स, जीरो के ऊपर नहीं, कोस स्क्वायर नहीं बनाया तो साइन स्क्वायर बन गया, सॉरी। कोस वेव तो ऐसे जाती है ना, यस ऐसे जाती है। थीटा 0 डिग्री है, 0, 90, 180, 270 एंड 360 इंटेंसिटी। जब देखो एंगल 0 होगा तो कोस 0 1, इंटेंसिटी मैक्सिमम। जब एंगल 90 होगा कोस 90 0, इंटेंसिटी मिनिमम। एंगल 180 होगा तो एक्चुअली कोस वेव तो ऐसे जाना होता है ना, लेकिन हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो नीचे जाएगा नहीं, राइट। तो क्या हुआ बेसिकली, जब यहाँ पर 180 डिग्री के ऊपर -1 होता है तो स्क्वायर होगा +1, 270 पे 0 होता है, 360 पे फिर -1 होता है, ये सॉरी +1 होता है। तो इस तरह से जो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स है ना, वो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज गवर्न्ड बाय मेलस लॉ। दिस इज कॉल्ड मेलस लॉ, कि आप पोलराइजर को फिक्स करके एनालाइजर को रोटेट करते हो तो आपको इस तरह से पोलराइजेशन आपको दिखाई देगा, उसके जो इंटेंसिटी वेरिएशन है इस तरह से आपको दिखाई देगी। ओके बच्चों, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या होता है।